मुझे अच्छा लगता है जब भी कोई लड़की ये बात कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें बहुत सारी हमारी बैशिंग भी हुई है उस बात को लेकर कि आप लोग क्या समझते हो, लड़की ऐसी थोड़ी है। हम शूटिंग कर रहे थे तो बेसिकली हमारी फिल्म में डेड बॉडीज बहुत ज़्यादा हैं। जी। तो हम लोग एक बड़ी लोकेशन है जहाँ पे सबसे बड़ा सेटअप था हमारा। तो वहाँ के जो ऑनर थे जब वो आए उन्होंने देखा वो डर गए। देन ही सेड आप मुझे 5 करोड़ रुपए देंगे ना तब भी मैं आपको यहाँ शूटिंग नहीं करने दूंगा। जब आप एक चाइल्ड एक्टर का आपका करियर रहता है, फिर आप एक ब्रेक लेते हो, जो मैंने लिया अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए, और उसके बाद जब मैंने दोबारा शुरुआत की मेरी सेकेंड इनिंग्स की, जो मैं कहता हूँ, वो लेकिन मुझे वापस स्क्रैच से शुरू करनी पड़ी थी इन टर्म्स ऑफ माई परस्यूट और इन टर्म्स ऑफ माई स्ट्रगल। मुझे लगता है कि बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट या थोड़ी सी चापलूसी ज़रूर काम आती है कभी कभी, लेकिन मुझे लगता है आपका काम ही बात करता है अल्टीमेटली, और आपका टैलेंट ही काम करता है। हाय गाइस, माय नेम इज सोनाक्षी कालरा, यू आर वाचिंग ENT लाइव। और आज मेरे साथ कुछ ऐसे गेस्ट्स आए हैं जो फिल्में तो बहुत लोग लेके आते हैं, बट ये एक इस तरह की फिल्म लेकर आ रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक को उठा रहे हैं जिस टॉपिक पर लोग बात ज़्यादा करते नहीं हैं और या करना नहीं चाहते, या मे बी उसके रिगार्डिंग कुछ भी करना नहीं चाहते। फिल्म का नाम है लवास्ते, इफ दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। So hi Omkar, hi Sudesh ji, hi Aditya, welcome to Delhi, welcome to ABP। Thank you. कैसा लग रहा है दिल्ली आके, क्योंकि फिल्म की बात मैं जरूर करूंगी, पर दिल्ली आए हो और अभी भी आप आए हो तो कैसा लग रहा है? जी, हमेशा मज़ा आता है मुझे दिल्ली आने पर, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी स्वीट हैं, काफ़ी मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है हर बार जब हम आते हैं। और इस बार हम अपनी फिल्म लेके आए हैं तो और जोश है, बिकॉज ये फिल्म ऐसी है कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये वहाँ पहुँचेगी नहीं जहाँ हम इसे पहुँचाना चाहते हैं। ओके अच्छा, ये जो टॉपिक आपने चूज किया है लवास्ते की, अगर मैं बात करूं, लावारिस लाशों की कहानी, जी उसके रिगार्डिंग क्या किस इंसान ने किया, तो पहली चीज तो ये जरूर जानना चाहती हूँ कि क्या ये एक बायोपिक है जी इकबाल जी के ऊपर, या फिर एक ऐसी फिल्म है जो उनसे इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं ले रही है, बट ये बायोपिक नहीं है, व्हाट इज इट? नहीं, लावास्ते जो है बायोपिक नहीं है, बट इकबाल इज़ वन ऑफ द हीरो। हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि कई शहर में, दिल्ली में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, रायपुर में, इंदौर में, मुंबई में कुछ लोग हैं, जी। इकबाल जी उनमें से एक हैं। तो ये कहानी बहुत सारे लोगों के ऊपर है, बेस्ड है, जिसको लोग मुद्दा बनाते नहीं, जिसकी बात करते नहीं हैं, और ये बहुत इमोशनल पॉइंट है। आदमी ज़िंदगी में बहुत कुछ इच्छाएं होती हैं, कमाता है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, सब कुछ दांव पे लगा देता है, बच्चों में, कभी घर में, लेकिन जब उसकी लाइफ का आखिरी मोमेंट होता है, जब वो मर जाता है, तब उसके खुद का अंतिम संस्कार हो नहीं पाता है। जी। हम चाहते हैं अंतिम संस्कार हो जैसा वो चाहते हैं। ये हमारी फिल्म का एजेंडा है। दिस इज व्हाट वी वांट टू से थ्रू द फिल्म। ओके और इसकी कहानी एग्जैक्टली शुरू कहाँ से हुई, मतलब अगर बनने की कहानी की बात करूँ कि थॉट कैसे आएगी, कैसे करना है, किसको लेना है, और पूरा प्रोसेस जो था किसने शुरुआत की थी? एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको कि ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारे प्रोड्यूसर हैं आदित्य वर्मा, इनका आइडिया था, इन्होंने 2014 में आई गेस इनके दिमाग में था। अच्छा। ही वांटेड टू मेक अ फिल्म एंड कुछ बनाऊं, तो वो इनके दिमाग में चलता रहा, और मे बी उसमें उनको लगा हो कि वो भी शायद लोग डाइजेस्ट ना कर पाएँ। जी। कुछ सालों बाद चीज़ें हुई, एंड कोविड में बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि लोग लावारिस पाए गए। जी। बहुत जिनके बच्चे हैं नहीं, बहुत से ऐसे भी थे जिनके बच्चे हैं, लेकिन कोई अमेरिका में है, कोई कहीं बेंगलोर में है। जी। तो मुझे लगता है वो इनको मोटिवेशन मिला, एंड वो फिर इन्होंने मुझे अपना आइडिया बताया, एंड जब आइडिया इन्होंने बताया तो मैंने कहा कि यार, इन्होंने एक लाइन बताई थी मुझे उस समय, पूरी कहानी बताई नहीं, तो मैंने एक लाइन जो सुनी तो मैंने कहा बट अलग है, इसको बनाएंगे कैसे। इन्होंने फिर कहानी सुनाई। अब ऐसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने के लिए सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो ये होती है कि ऑडियंस को 1.5 घंटे या 2 घंटे एंगेज करके रखना, एंड इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक। तो उसको कैसे एंटरटेन भी बना के रखा जाए। फिर हमने स्क्रिप्ट पे, हमारी टीम है, उसको बुला के काम किया इस पर, एंड देन फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आपने कहानी स्क्रिप्ट लिख ली है, कास्टिंग इज़ हमें फिल्म को बेचना भी है, ऐसा फेस चाहिए। तो हमने शुरुआत की कि कास्टिंग के लिए कोई अच्छा सा एक चेहरा चाहिए जो कर पाए, एंड इन दैट प्रोसेस मतलब बहुत लोगों से बातें हुई। एक मैं हुआ मेरी एजेंसी के थ्रू ओमकार जी से। तो जब इनसे कनेक्ट हुआ तो उसके बाद अचानक से ऐसा हुआ कि मैं इनको अप्रोच कर रहा हूँ, बट इनका ज़्यादा कीन इंटरेस्ट लगा। तो इनका खुद ही नेक्स्ट डे कॉल आया कि सुदेश आई वांट टू मीट यू। तो हम लोग फिर मिले, और जब इन्होंने कहा कि मुझे मैं मिल रहा हूँ, इन्होंने कहानी सुनी, इनको अच्छा लगा, फिर मेरे अंदर और लगा कि अब तो इनको ही कास्ट करना है। अब फिर मुझे ऐसा लगा कि फोर्सफुली मुझे इनको कास्ट करना पड़ा, ऐसा लगा मुझे। हाँ। और डर ये था कि इनका चेहरा बहुत, मतलब फेस चॉकलेटी
प्यार का Yeah. पंचनामा 2 झूठा कहीं का। अब हाँ मैंने बोल दिया हाँ आपके साथ कर रहे हैं। अब टेंशन ये थी कि वो फेस वो इमेज तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, तो वो कन्विंस मैंने खुद को किया। एंड जब शूटिंग शुरू की तो शुरुआत में 4-5 दिन, हालांकि उन्होंने बहुत प्रिपरेशन की थी, मिले, लेकिन 4-5 दिन थोड़ा सा नहीं, बट मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट अगर आप ये कहेंगे कि कहानी की शुरुआत या जर्म कहाँ से शुरू हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि बिकॉज ये स्टोरी आदित्य जी ने इसका थॉट सोचा था जो हमारे समाज से ही उठकर आता है, जो एक रियल सिचुएशन है, जो स्टेटिस्टिक्स के साथ हमने फिल्म में बताई है। बट आदित्य इसके बारे में आपको बताएंगे ये थॉट आपको कैसे आया। ये एक तरीके से रियल इंसिडेंट से जुड़ी है, लगभग इसमें 50% जो है वो मुझसे जुड़ा हुआ है। तो वो जिस तरह की परिस्थितियाँ उस समय बन गई थी, तो मुझे लग रहा था, मैं काफ़ी निराश था, मुझे लग रहा था सब कुछ खत्म है। तो लेकिन उस समय क्या होता है कि आप लिखो, अगर जिस समय आप अपने बहुत ऐसे जोन में हो कि अपने आप को सेफ रखने के लिए, तो आप लेखन करो। तो वो 24 आवर्स से मैंने लिखना स्टार्ट किया, ये आइडिया अपना आप ही आता चला गया मेरे पास। और लगभग आप जब फिल्म देखेंगे तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लगेगा हर व्यक्ति से जुड़ी कहानी है। और जब ये फिल्म इंस्पायर्ड बाय रियल इंसिडेंट्स, बट इट्स अ फिक्शनलाइज्ड स्टोरी, आई वुड लाइक टू क्लियर, बिकॉज ऑब्वियसली एक सूत्रधार के साथ आगे कहानी बढ़ती है, बट सो इट्स इंस्पायर्ड बाय रियल इंसिडेंट्स एंड रियल हीरोज ऑफ आवर सोसाइटी। ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे इकबाल भाई जैसे, हर सिटी स्टेट में ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिनको लेकिन इस बात का क्रेडिट नहीं मिल रहा, जिनको इस बात की कोई सिविक अथॉरिटी, कोई मॉरल पुलिस उस चीज़ को गाइड नहीं कर रही है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। सो विद आवर फिल्म दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डेडिकेशन टू all those unsung heroes of our society. I am just an actor who's trying to play this part, but though it's for those people actually. अच्छा, कभी आप प्यार का पंचनामा 2 जैसी फिल्म लेके आते हो जिसमें प्रॉपर चॉकलेटी जी, बॉय जी। वाला लुक है, जिसको लड़की से बहुत ज्यादा ही कंप्लेंट्स है, वैसे उस पर तो मैं नहीं जाऊंगी बीइंग अ गर्ल। उसके लिए हमें एक और इंटरव्यू करना पड़ जाएगा। उसके लिए हमें एक और इंटरव्यू करना पड़ेगा, जिसके लिए भी बाय द वे मैं इन हूँ। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आप एक इस तरह की फिल्म करते हो एंड देन इस तरह की फिल्म जो बहुत ही सीरियस टॉपिक पर है, एकदम ह्यूमन इमोशंस निकाल के आती है, तो एज एन एक्टर क्या अप्रोच होती है ऐसी फिल्म को लेकर, एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब लगा कि यू नो इस तरह की फिल्म बनने वाली है? यू नो कई बार क्या होता है कि हमारे पास हम कोई कहानी, आप भी अगर आपके जहन में आप कोई किताब पे कहानी पढ़ोगे या कोई आप कहीं से कहानी सुनते हो, तो कई बार आपको लगता है यार ये कहानी तो मुझे पता ही नहीं थी जो हमारे सोसाइटी की है। तो जब मेरे पास सुधीश ये कहानी लेकर आए, तो मुझे सबसे पहले थॉट आया कि ये फिल्म मैं करूं या कोई और करे, और ये फिल्म थिएटर्स के लिए बने या ये OTT के लिए बने या ये YouTube के लिए भले बने, लेकिन ये कहानी का ऑडियंस तक, जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, एंड वी आर जस्ट ट्राई टू पुट अ स्पॉटलाइट ऑन दैट मैटर कि ये तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो इम्पैक्टफुल होती हैं, एंड इट वॉज रिटन इन अ वे दैट इट स्टार्ट्स ऑफ विद अ अंडरडॉग स्टोरी, जो एक छोटे शहर से हम सब कई बार बड़े सपने लेके एक बड़े शहर में आते हैं, वी ट्राई टू मेक अ लाइफ आउट ऑफ इट, but sometimes life has its own plans, you know, and then by the, you know, the interval point you realize that you might think that shit, why is not my, you know, my dreams are not coming true, but somewhere upstairs in the universe has a better plan for you, because वही फिल्म में आपको दिखता है by the climax कि he gets on to a much bigger, better a dream that he chases. तो कहानी बहुत अच्छी लिखी थी आदित्य ने, और मेरे लिए एज अ बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट था, बिकॉज आपने जैसा कहा कि एक रोमांटिक कॉमेडी वाले जोन से मैं आता हूँ, या लोगों ने मुझे उसमें प्यार दिया है, और मेरा मुद्दा ही ये था, मेरा रीज़न ही ये था करने का ऐसी फिल्म, क्योंकि उसमें चाहता था कि ऑडियंस सरप्राइज हो, मुझे कुछ अलग चीज़ में देखे, और मेरे लिए भी चैलेंजिंग हो, मैं बोर ना हूँ वो चीज़ कर करके। तो इट्स ऑलवेज फन आई थिंक टू कुछ अलग करने का एक जो मज़ा होता है। तो अगली बार भी जब मैं आपके पास आऊं, तो फिर मैं आपके पास कोई म्यूजिकल लेके आऊं, हाँ। या कोई मैं सस्पेंस लेके आऊं, मैं हमेशा चाहूंगा कि आपको सरप्राइज करता रहूं। और करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि बीइंग एन एक्टर सबसे बड़ा पर्क ही कहीं ना कहीं ये है कि आप इतने सारे कैरेक्टर्स को जी सकते हो ना, तो क्यों ना उसका फायदा उठाओ, क्यों Absolutely. एक ही तरह के रोल्स करो। तो एब्सोल्युटली। दैट इज डेफिनेटली देयर। मैंने कहीं पढ़ा, या आप बताना सच है या नहीं, कि कोई ऐसी चीज भी हुई थी जिसकी वजह से शूट को रोकने की बात भी हुई थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? एक्चुअली एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था।
हालांकि कई हुए हैं बट एक बहुत मेजर ये इंसिडेंट हुआ था, और इसी तरह के 2-3 और भी हुए थे, बट मुझे लगता है कि ये इंसिडेंट ऐसा था जो हमें बहुत जिससे दिक्कत हुई थी। हम शूटिंग कर रहे थे तो बेसिकली हमारी फिल्म में डेड बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जी। लावारिस लाशों की कहानी है, तो सबसे ज़्यादा किरदार जो हैं वो वही हैं। तो हमेशा हम लोग लेके चलते हैं डमी डेड बॉडीज़, कभी किसी को लिटा भी देते थे, वो अलग बात है। तो हम लोग एक बड़ी लोकेशन है जहाँ पे सबसे बड़ा सेटअप था हमारा, हमने फाइल की थी, प्रॉपर परमिशन ली हुई थी। जब हम शूट से पहले सेटअप हमने लगाना शुरू किया एंड वहाँ पे डेड बॉडीज़ लगाई, पूरा एक माहौल जम गया, और डेड बॉडीज़ जो फूल माला रखते हैं सब, ये पूरा ऐसा लगता कि शमशान घाट है। तो वहाँ के जो ऑनर थे जब वो आए दोपहर से शूट शुरू होने से ऑलमोस्ट पहले, आधा घंटा पहले, उन्होंने देखा वो डर गए, बोले यार ये तो बहुत अशुभ है हमारे लिए। मैंने कहा सर टेंशन वाली बात नहीं, हम इससे पहले भी कई जगह शूट करके आए हैं, डमी डेड बॉडी देखिए मैं आपको उठा के दिखाता हूँ ऐसे नॉर्मल को। उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, उनके अंदर मन में डर बैठ गया कि बहुत अशुभ है, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। बोले कि यार मुझे तो कल ही रात में सपने आने शुरू हो गए थे, भूत पता नहीं, वो अलग ही जोन में चले गए थे, ही बिकेम वेरी नेगेटिव। एंड उनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर प्लीज़, देन ही सेड आप मुझे 5 करोड़ रुपए देंगे ना तब भी मैं आपको यहाँ शूटिंग नहीं करने दूंगा, ही सेड। बेसिकली ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं आती शूट रहती पे, है, I but think हर shoot ये पे एक्चुअली क्या बड़ा सेटअप था हमारा, सारे मनोज जी वहाँ थे, I think ब्रिजन काला, अभी भी कुछ ये लोगों सब को लोग। ऐसा हमें सुनने में आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि एतराज होता है किसी बात पे, बट जैसे हाल फिलहाल में हम प्रमोशंस पे लगे तो लोग कुछ बीटेक स्टूडेंट्स को ऐसा लगा, क्योंकि ट्रेलर में एक लाइन है कि मैंने बीटेक किया है पर मेरा काम है लाशें उठाना। मैं उनसे भी और हर उस इंसान से ये कहना चाहूँगा कि ये ट्रू इंसिडेंट्स पे ज़रूर, ट्रू स्टोरीज से इंस्पायर्ड होकर एक फिल्म ज़रूर हमने लिखी और बनाई है, लेकिन ये किसी एक की आत्मकथा या किसी की ऑटोबायोग्राफी नहीं है। सो दिस इज़ अ फिक्शनलाइज स्टोरी, काल्पनिक कहानी इर्द गिर्द बुनी है हमने रियल इंसिडेंट्स के। इनफैक्ट अब जब आप लोग, जिन लोगों को ऐतराज शायद होगा भी, वो फिल्म देखेंगे तो वो कहेंगे कि वो शायद जो जिंदगी में पाना चाहता था उससे कुछ बड़ा पा जाता है बाय द टाइम क्लाइमैक्स फिल्म का होता है। तो हम किसी को ऑफेंड उस बात पे नहीं करना चाहते। इनफैक्ट हम वी आर टॉकिंग, इस फिल्म विल इंस्पायर ऑल द यंग पीपल हु आर चेजिंग द ड्रीम्स। यू नो, किसी ने बीटेक किया है, किसी ने कोई और डिग्री पाई होगी, बट लाइक आई से, मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि कोई एक प्लान होता है यूनिवर्स का जो आपके लिए फेवर में वर्क कर रहा होता है, और कई बार ऐसे नहीं तो वो रास्ते से आप वहाँ पहुँचते ज़रूर। तो आई थिंक वो चीज़ है। तो दिक्कतें आती हैं, बेसिकली आपका जवाब मैं अगर दूं तो प्रॉब्लम्स आती हैं फिल्म में, बट दैट इज व्हाट फिल्म मेकिंग इज। या अच्छा ओमकार, आपकी जर्नी ना जब, और मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि आज मैंने आपके बारे में पढ़ा है, मतलब आपको तो मैं प्यार का मंचनामा के टाइम से अच्छे से फॉलो करती आई हूँ। अब मैंने बोला कि वो फिल्म ठीक है, चाहे लड़कियों के बारे में जो मर्जी बोला, बट वो फिल्म अच्छी फिल्म जी, अब मुझे मजा अच्छा आता है लगता है, मुझे अच्छा लगता है जब भी कोई लड़की ये बात कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें बहुत सारी हमारी बैशिंग भी हुई है उस बात को लेकर कि आप लोग क्या समझते हो, लड़की ऐसी थोड़ी है, जबकि हमने ऐसा कुछ कहा नहीं था। नहीं कहा तो आपने था। मैंने नहीं, शायद कार्तिक ने ज्यादा कुछ कह दिया था, पर आई थिंक इट वाज अ फनी फिल्म, Yeah. बट दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट इंटेंस ड्रामा फिल्म या that I come with. But होता है, I think like I said, I would like to come and surprise every time. I करना come भी चाहिए। जी जी। अच्छा, मैं कह रही थी कि ऐसे आपकी जर्नी बचपन से शुरू हो गई थी एक्टिंग को लेकर, अगर हम बात करें, काफी फेमस चाइल्ड एक्टर भी उस दौर के आप बन गए थे, तो कहीं ना कहीं उस टाइम ऐसा लगता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा और जब एक्चुअली में एक बड़ा एक्टर बनूंगा और बड़ी बड़ी फिल्में करूंगा, लीड रोल में करूंगा, तो शायद थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि मैं बचपन से एक्टिंग करता आ रहा हूँ, ऐसा लगता तो होगा था। नहीं, मुझे ऐसा लगता था, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बट मेरी गलतफहमी थी शायद, क्योंकि होता ये है कि जब आप एक चाइल्ड एक्टर का आपका करियर रहता है, फिर आप एक ब्रेक लेते हो, जो मैंने लिया अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए, और उसके बाद जब मैंने दोबारा शुरुआत की मेरी सेकेंड इनिंग्स की, जो मैं कहता हूँ, वो लेकिन मुझे वापस स्क्रैच से शुरू करनी पड़ी थी, इन टर्म्स ऑफ माई परस्यूट और इन टर्म्स ऑफ माई स्ट्रगल, बीट माई क्राफ्ट पे। अगर आप मैं काम कर रहा था, मैं काफ़ी चीज़ें एज एन एक्टर सीख रहा था, और नए लोगों से मिल रहा था, क्योंकि इंडस्ट्री चेंज हो गई थी, लोग बदल गए थे जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था, अब कुछ नए फिल्म मेकर्स का दौर था, तो वो बदलाव आई थिंक नेचुरल था, बट थोड़ा सा आपको बुरा लगता है, लेकिन आप, आई थिंक अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। तो मुझे मज़ा आता था एक्चुअली दोबारा शुरुआत करने, और लकी, आई थिंक मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, टू बी ऑनेस्ट,
कि पंचनामा 2 से मेरी दोबारा शुरुआत हो गई और फिर लोगों ने इतना प्यार दिया उस फिल्म को मुझे, तो आई थिंक आज उसके बलबूते पे हमें ये मौका मिला है कि हम ऐसी एक सब्जेक्ट की फिल्म आप तक, ऑडियंस तक लेके आए। अच्छा, आपका जब मैंने फिल्मोग्राफी के बारे में देखा तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, ये मुझे आज पता चली कि आपने एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया है। संजय लीला बंसाली को आपने असिस्ट किया है, देन फराह खान को आपने असिस्ट किया है, तो क्या यहाँ पर भी कुछ वो वाली चीज़ें बताई इनको, जहाँ यहाँ पर भी कुछ हेल्प कर रहे थे कहीं ना कहीं अपनी इनपुट्स दे रहे थे? आई थिंक फिल्म मेकिंग इज अ टीम वर्क। आई थिंक सम प्लेसेस जहाँ मुझे लग रहा था कि कुछ चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं तो मैं अपने सजेशन ज़रूर देता था, बट अल्टीमेटली ये डायरेक्टर है फिल्म के, ये प्रोड्यूसर है, तो इनका जो कहना होगा वो ही फाइनल कॉल होगा। सो बट मेरा एक्सपीरियंस आई मीन डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद काम ही आया फिल्म के लिए। तो बट दैट वाज आई थिंक माय लाइफ्स बेस्ट फिल्म स्कूल दैट आई कुड गो टू वाज अ फिल्म सेट। ट्रस्ट मी, मैंने बैरी जॉन इंस्टीट्यूट से आई हैड डन माय डिप्लोमा कोर्स इन एक्टिंग, आई हैड डन माय डांस क्लासेस, आई हैड डन ऑल द ड्रिल दैट एन एक्टर नीड्स टू डू, बट सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना आप प्रैक्टिकली सेट पे जो सीखते हो वो सबसे बेस्ट होता है। तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट 3-4 साल थे जब मैं इन बड़े डायरेक्टर्स को मुझे मौका मिला इनको असिस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा स्किल सेट स्टेइंग बिहाइंड द कैमरा शार्प हो गया था। मैं सारे एक्टर्स के साथ उनके डायलॉग्स रिहर्स करता था एज एन असिस्टेंट, तो मेरे लिए वो बहुत काम आसान हो गया था। तो अब जब हम काम करते हैं तो ऐसी फिल्म हम 24 दिन में फटाफट शूट करके बना सकते हैं, शायद कहीं ना कहीं वो काम आता है, शायद वक्त लग जाए, लेकिन मुझे लगता है वो स्किल सेट काम आया मेरे। जब हम असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह एक सेट पर होते हैं और क्योंकि मन में तो कहीं ना कहीं होता है कि एक्टर बनना है, अभी नहीं तो कभी तो बनना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि डायरेक्टर के साथ में इतने अच्छे से रहें हम और उनको वो हमारी वो वाली एक्टिंग की वो दिखे और उनको हमारा वो वाला टैलेंट दिखे कि कभी संजय लीला भंसाली बोले कि इस सीन में आज ओमकार आएगा या उस सीन में फराह खान बोले कि वो आएगा। जी ज़रूर, मुझे लगता है कि बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट या थोड़ी सी चापलूसी ज़रूर काम आती है कभी कभी, लेकिन मुझे लगता है आपका काम ही बात करता है अल्टीमेटली, और आपका टैलेंट ही काम करता है अल्टीमेटली। मुझे लगता है कि शायद लव सर ने भी जब मुझे पंचनामा 2 में कास्ट किया तो शायद उन्होंने उस बेसिस पे नहीं कास्ट किया क्योंकि मैं चाइल्ड एक्टर था या वैसी कोई बात थी, उन्हें लगा कि ये जो मेरा किरदार है ठाकुर का, इसमें ये लड़का सही रहता है। आई थिंक इन्होंने भी जब मुझे कुछ देखा होगा तो कुछ सोच के लिया होगा। तो जो भी इंसान हमें एज एक्टर्स कास्ट करता है वो कोई रीजन से कर रहा होता है जो आपको नहीं पता होता, वो आपको कास्ट होने के बाद पता चलता है कि मेरे अंदर ऐसी क्या बात थी जो देख के किसी डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने मुझे कास्ट किया। तो आई थिंक वो मैटर करता है डेफिनेटली। तो हाँ, ओके अब आप दोनों मुझे एज डायरेक्टर एंड एज प्रोड्यूसर एक बात बताइए, जब आप इस तरह की फिल्म लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम आज के टाइम की फिल्म्स की बात करें जो अभी बैक टू बैक आई भी है रिसेंटली, तो कहीं ना कहीं वो रोमांटिक कॉमेडी टाइप फिल्म्स आई हैं, बहुत ज़्यादा आई हैं, तो या फिर बहुत ही एक्शन ड्रामा फिल्म्स आई है, बट ये एक तरह से वैसी फिल्म आ रही है जो कहीं ना कहीं लोगों को इमोशनल करने वाली है। जब मैंने कॉमेंट सेक्शन भी देखा, बिकॉज आई हैव दिस हैबिट कि मैं ट्रेलर देखने के बाद ज़रूर एक बार लोगों का रिएक्शन पढ़ती हूँ, तो मैंने देखा लोगों ने बोला कि ये हर मिडिल क्लास की कहानी है या मिडिल क्लास से बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकता है, रियल इमोशंस लेकर आए हैं, दिस इज अ मास्टरपीस, बहुत कुछ आया। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि क्या ये सही टाइम है इस तरह की फिल्म को लाने का, क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? व्हाट डू यू गाइस? देखिए, ये बताएंगे। ये जो समय है बहुत स्पीड में चल रहे हैं लोग, आप देख ही रहे हैं, टाइम नहीं है, मोबाइल जैसी लाइफ हो गई है। और उस समय में जो माता पिता हैं जिन्होंने आपको इतना शिक्षित किया, इतना आगे बढ़ा दिया, और उन्हीं को आप इग्नोर कर रहे हैं। ये 20 से 30% ऐसे लोग हैं इस सोसाइटी में जिनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा, 2014 से देख रहा हूँ। तब मैं देख रहा था कि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो जूझ रहे हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे, जो सच है वो समाज के सामने ला नहीं पा रहे। और आज ये कोविड में वो आपने देखा, वो चीज़ें काफ़ी कुछ हद तक सामने आई। तो ये फिल्म बहुत ज़रूरी है देखना। जिस हिसाब से आप दौड़ रहे हैं ना, उस भाग दौड़ में कुछ नहीं मिलना। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आप कोई भी कैरियर प्लानिंग कीजिए। आप क्या करते हैं जब कैरियर प्लानिंग करते हैं तो उसमें अपना हस्बैंड या वाइफ, बच्चे, बस वहीं तक सीमित हो जाते हैं। आप न्यूक्लियर फैमिली तक सीमित होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये फैमिली क्या है कि अपने कैरियर प्लानिंग में आप कहीं भी रहें, अपने पेरेंट्स को भी शामिल कीजिए। ये सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरत है आज के दौर की, कि कल को जो आज यूथ है वो भी पेरेंट्स बनेगा, वो भी, उसके भी बच्चे होंगे, वो भी बुजुर्ग होगा, तो वो उसके साथ भी वही कहानी ना दोहराई जाए।
तो ये फिल्म एक तरीके से अगर देखा जाए तो जितने भी आईटी सेक्टर के जुड़े हैं, जितने भी प्रोफेशनल हैं, वो जो बाहर रह रहे हैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा अगर वो जाते हैं 26 मई को थिएटर में। और हो सकता है वो सबक ले लें उस फिल्म के बाद से, और जो होने जा रहा है वो रुक जाए। यही हमारी फिल्म है। ओके, अच्छा एक सवाल मैं उनसे भी ज़रूर पूछना चाहती हूँ यहाँ पर जिनकी लाइफ से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आपकी कहानी ने ली है। इकबाल जी हमारे साथ है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार वो भी हमें ज्वाइन कर ले। और आदित्य जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेट्स जस्ट कॉल अप इकबाल जी। ये वो इंसान है जिनके बारे में आपको पहले बता देती हूँ। इकबाल जी वो इंसान है जिनकी कहानी से इंस्पिरेशन इन्होंने ली है इस फिल्म के अंदर, और जो ये एक्चुअली में करते हैं लावारिस लाशों को के लिए काम करना। सर वेलकम टू दिल्ली, वेलकम टू एबीपी। और ज़रूर जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने ली है, और जो आप काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। देखिए, मेरी शुरुआत जो है लाइफ की कोविड पीरियड से हुई। जब कोविड के अंदर लगातार इस तरह के हालात हुए थे, पूरा लॉकडाउन हो गया, तो हमारे सामने एक बॉडी आई जिसको क्लेम करने के लिए लोग डर रहे थे। तो हमने कुछ दोस्तों ने सोचा क्यों ना बाहर निकल के लोगों की मदद की जाए। तो लेकिन डर इतना था कि लोगों ने कहा कि जाओगे तो कुछ दिनों में मर जाओगे, ये होगा। हमने कहा नहीं, देखते हैं जो भी होगा। तो 4-5 लोगों से ये शुरुआत की गई। उसके बाद में ये समझ लीजिए कि कारवां धीरे धीरे करके बढ़ता गया। जब हम पहले अस्पताल गए थे तो ये हालात थी कि लोग डरते थे हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और जो फैमिली थी वो भी क्लेम करने नहीं आती थी बॉडीज़। कुछ लोग आते थे तो काफ़ी दूर रहते थे। इस तरीके से हमने शुरुआत की और तकरीबन 2000 से ज़्यादा बॉडीज़ का अंतिम संस्कार बाद में पूरे कोविड पीरियड में हमने कराया। और उसके बाद शायद इसी काम से हमको एक प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसी बॉडीज़ अस्पताल में पड़ी। तो हमने पूछा ये बॉडीज़ किसकी है? तो उन्होंने कहा कि ये अनक्लेम लोग हैं जिनको मुंबई पुलिस के पास ये लावारिस बॉडीज़ कहा जाता है। तो फिर हमने पुलिस के आला अधिकारियों से बात की और अधिकारियों ने इनको पूरी तरीके से हमें सपोर्ट किया और आज भी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो इस तरीके से ये हमारी जर्नी शुरू हुई है। समझो महीने की 100-125 बॉडीज़ जो है हमारे पास अनक्लेम्ड आती है अभी भी। और कोविड पीरियड के अंदर बात करूं तो जैसे वर्मा जी ने ही बताया कि 2014 में उनका सपना था कि इस तरह की फिल्मों को बनाया जाए। तो वो रियल कहानी हमने कोविड में 2020 में देखी है कि वारिस लावारिस हो चुके थे। फैमिलीज़ जो है वो इतना डरी हुई थी कि वो क्लेम करने को तैयार नहीं थी। ये 6 महीने जो निकले ना वो इतने खतरनाक रहे हैं कि लोग मिलना भी पसंद नहीं करते थे। तो ये समाज की एक सत्य और एक सच्चाई है। मुझे लगता है कि फिल्म के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हम अपने परिवार को, हमारे जो बहुत करीबी है हमारे लोग होते हैं, उनको छोड़ करके शायद हम दूर भागते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सपने शुरू ही अपनों से होते हैं। तो जब हम अपनों को याद नहीं करेंगे तो हमारे सपने जीवन में कोई मायने नहीं रखते, बेमायने रहते हैं। हमारे पास आज भी ऐसी कई बॉडीज़ आती है जिस तरीके से फिल्म में दर्शाया गया है कि माता पिता जो है शुरुआत के अंदर बच्चे पैसे भेजते हैं, वो ओल्ड एज होम में चले जाते हैं, वो बच्चों से बात करते रहते हैं लेकिन तरसते हैं कि शायद बच्चे हमको मिलने आए, लेकिन बच्चों के पास समय नहीं होता। और एक दिन ऐसा आता है कि वो दुनिया को अलविदा कह देता है। पुलिस के पास चूँकि नंबर होता है, पुलिस लगातार कांटेक्ट करती है और ये कोशिश करती है कि उनके माता पिता के अंतिम संस्कार के अंदर वो आ जाए। वो ये देते हैं कि ठीक है हम आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब बच्चे ये बोल देते हैं कि सर हम नहीं आ पाएंगे, काम करिए, जो भी पैसा होगा हम भेज देते हैं आपके पास। तो वो जो एक पीरियड होता है ना, तो पुलिस के लिए एक चुनौती भरा होता है, तब वो हमको बुलाते हैं। तो हमने एक ये जो टीम बना के हमने जो काम किया है वो ये है कि जो आप लावारिस गिनते हो सकता है समाज के लिए लावारिस हो, लेकिन हमने उसको अपने परिवार की तरह हमने सोचा है कि नहीं, वो हम उसके अब वारिस है। जो अंतिम संस्कार के अंदर जो चीज़ें और जो नॉर्म्स होते हैं, जिस तरीके से चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, एक परिवार की तरह हम उसे सम्मान देते हैं, उसका सपना पूरा करते हैं। और अगर यही चीज़ों का जो मैसेज देने की कोशिश की है हमने, अगर ये समाज में सही रीत से चला गया, तो मुझे लगता है जिस संस्कृति को हम भूल चुके हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी पैसों के पीछे भाग रही है, उनको ये समझना चाहिए कि उनके अपने बहुत कीमती है, जिन्होंने कंधों पे बिठा करके अपने से ज़्यादा दुनिया दिखाने की कोशिश की है, शायद वो उसको भूल चुके हैं। तो हमारे संस्कार को फिर एक बार दोबारा वापस उन बच्चों के अंदर लाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। यही एक मैसेज जिसके लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब था, चाहे वो प्रोडक्शन के हिसाब से हो,
चाहे एक्टिंग के हिसाब से हो, डायरेक्शन के हिसाब से हो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की जो बदबू होती है वो सबसे खतरनाक होती है। जब हम क्लेम करने जाते हैं एक माता की, एक पिता की, एक भाई की, बहन की बॉडी, तो हमको वो एहसास होता है कि ये बॉडीज़ कई दिनों से पड़ी है, कितनी बदबू दे रही है। अगर ये परिवार उसी दिन या उससे पहले आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के हालात होंगे। एक्चुअली मैं इनकी बात को थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूँगा। जब पहला अनाउंसमेंट हमारा हुआ था पोस्टर से, तो लोगों को लगा कि बहुत लोगों की ये कोविड पे बेस्ड तो नहीं है। कोविड पे बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। कोविड इज़ अ स्मॉल पार्ट। 3 Yeah. साल, मेरे ख्याल 3 साल का एक दौर था जो आया हमारी लाइफ में। बट ये बहुत सालों से है, जी। ये हर जगह पूरी दुनिया में है। हमारे भारत में गवर्नमेंट के जो स्टैटिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग 40,000 से ज़्यादा लावारिस लाशें पाई जाती हैं। अमेरिका इतना छोटा देश है, वहाँ पे 60,000 से ज़्यादा लाशें लावारिस पाई जाती हैं। वो आंकड़े बहुत छोटे हैं। ये मेरे ख्याल से मेरी I बात believe, को- I believe, है ना? see, there are heroes like him in our society, and there are thousands of them. Yes. I am just an actor enacting his part in the film. जब मैं इनके साथ रिसर्च के दौरान मैं इनके साथ बैठा भी था, इनसे समझ रहा था इनकी जिंदगी, इनकी डेली रूटीन क्या है। बहुत मुश्किल होता है कि हम अपना यूजुअल काम जो कर रहे हैं फॉर लिविंग, वो छोड़ के ये साथ साथ भी करना, to do social work, and I think he's no less than, or anybody who's doing this work is no less than a frontline worker of our nation. Be it जैसे soldiers होते हैं borders पे, जैसे पुलिस फोर्स है, जैसे हॉस्पिटल की टीम है, वैसे ये भी एक तरीके के फ्रंटलाइन वर्कर ही हैं। और हमारी कहानी जो है, सत्यांश का जो कैरेक्टर है वो ही प्ले कर रहा है, who is almost like a frontline worker. So the audience, जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपके अंदर का जो हीरो है, जो चाहता है कि ऐसी सिचुएशन मेरी फैमिली के साथ कभी ना हो, तो वो जागेगा जरूर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और बहुत अच्छे से और बहुत तसल्ली से आप लोगों ने इसके ऊपर बात की, और आई रियली होप कि इसका मैसेज लोगों तक पहुंचे एंड लोगों को बहुत पसंद आए। एंड जैसे मैंने पहले बोला था ओंकार कि लोगों ने आपको प्यार का पंचनामा 2 में तो देखा है, एक अलग तरह का कैरेक्टर प्ले करते हुए। इसमें देखना मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ट्रीट होने वाला है, बिकॉज जिस एक्टर को आप पसंद करते हो, उनके काम को पसंद करते हो, तो आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि वो अलग तरह के रोल्स करे और हर बार कुछ अलग लेकर आए, जो मुझे लगता है कि आप इस फिल्म से लेकर आए हो। एंड विद दैट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड सर, आप बहुत कमाल का काम होना कर रहे हैं। चाहिए, सिर्फ मेरा कमाल नहीं है। कोविड पीरियड के अंदर मैं आपको बता दूं, फिल्म भले ही बेस नहीं है, लेकिन दुनिया के सामने सच्चाई हमारे अपनों की उसी वक्त आई है कि कौन हमारा है, कौन पराया है। सिर्फ इकबाल ममदानी की स्टोरी नहीं है, हमारे जैसे ऐसे कई अनसीन अननोन हीरो उस वक्त जो है बाहर आ चुके थे, जिनको शायद समाज नहीं जानता था और आज भी नहीं जानता है। ये फिल्म उन पे बेस है, और मैं उन सभी हीरोज़ को सलाम करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने उस कोविड पीरियड के अंदर अपनी जान की कीमत ना अपने परिवार की कीमत समझी और वो बाहर लोगों की मदद के लिए आए, उन जवानों की, उन पुलिस वालों की, उस फ्रंट वॉरियर की तरह इस टीम ने भी काम किया। और मैं चाहता हूँ कि समाज के अंदर ये जो फिल्म युवाओं के साथ में हमारे अपने बुजुर्गों की भी फिल्म है, ये हर लोगों की अपनी फिल्म है। अगर वो देखेंगे उनको लगेगा शायद ये हमारे साथ कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इन सभी के लिए ये मैं गुजारिश करूंगा कि वो जाके अपने परिवार के साथ फिल्म देखे। जिन लोगों ने उस वक्त कुर्बानियाँ दी है कोविड के अंदर, उनका परिवार भी देखे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके अपने परिवार को पाला है, और वही बच्चे आज अगर कहीं जा करके उस माता पिता को भूल जाए तो वाकई में ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये हमारी हो सकता है, हमारी फिल्म थोड़ी छोटी हो, लोगों को लगे कि बट इस छोटी सी फिल्म का मैसेज बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है। तो आई थिंक जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी ये फिल्म देखेंगी, वो कहेंगी कि इस फिल्म को हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस फिल्म को टैक्स फ्री करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर्स में जिन्होंने आना बंद कर दिया है, जिन्होंने आना बहुत कम कर दिया है अब, बिकॉज OTT आ गया, कोविड में लोगों को घर पे कंटेंट देखने की आदत हो गई है। आई थिंक दे विल कम बैक टू थिएटर्स, और आई थिंक वो हो रहा है, वो रियलिटी। अगर आप देखो, अब जनता, ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स को ही सपोर्ट कर रही है। वो भले ही हमने रीसेंट एग्जांपल्स अगर आप देखें कि केरला स्टोरी हो, या उससे पहले कश्मीर फाइल्स हो, या हमारी जो फिल्म है जिस मुद्दे पर बेस्ड है, तो जब ऐसी फिल्म, ऑनेस्ट फिल्म ऑडियंस को मिलती है, तो मुझे लगता है वो सपोर्ट करते हैं। और मुझे वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी ऑनेस्ट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो, कि किसी तरह अगर ये फिल्म को टैक्स फ्री हो कर दिया जाए तो ये ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएंगे और आ पाएंगे और समझ पाएंगे कि फिल्म क्यों हमने बनाई थी। अग्रीड। एंड एक प्रोड्यूसर साहब ने एक अनाउंसमेंट भी किया था, क्योंकि हम जब रिसर्च में थे तो हमने देखा कि बहुत जगह
ऐसे NGOs हैं, इंडिविजुअल लोग काम कर रहे हैं, तो हमें लगा उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड पता नहीं अभी तो हम फिल्म बना के इतने लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया है कि फिल्म का अगर जो भी बॉक्स ऑफिस होगा उसका 10% ऐसे लोगों के सपोर्ट के लिए ही जाएगा, ऐसे कॉज के लिए ही जाएगा, चाहे वो NGOs हों चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, ताकि उनको मदद मिले। ओके, गुड टू नो दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म Thank एंड you. वी रियली होप कि लोगों को पसंद आए एंड आपकी जो इंटेंशन थी वो लोगों तक पहुंच पाए एंड इसी तरह की और इंस्पायरिंग फिल्म्स एंड और इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर Thank टाइम। you, थैंक so यू। much. Thank you.